ऑडियो नहीं आ रही, अब तो क्लियर है? ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे आज फिर से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हो गया, राइट। देख लो, क्लियर आ रहा तो मुझे बता दो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे फिर से। पढ़ा तो चुका हूँ लेकिन फिर से स्टार्ट करता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ बच्चे कह रहे थे उन्होंने क्लासेस लिया नहीं था, इसलिए दोबारा मुझे इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं शुरू से इसे बता दूं, पहले ध्यान से देखना, जितने बच्चे जुड़ गए। ठीक है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें ये पढ़ना था, ये मैं पढ़ा चुका था। वन सेकेंड, एक बार फिर से देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। यहाँ मैंने लिखा है बेटा, आर द प्रॉपर्टीज। देखो इस तरह की प्रॉपर्टीज है विच डिपेंड, जो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स या कितने मोल्स सॉल्यूशन में मिले हुए हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूट के जितने पार्टिकल्स या फिर मोल्स सॉल्यूशन में इंक्लूड है, उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है? आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने घुले हुए हैं किसमें, सॉल्यूशन में, ये इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है? देखो पहला मुझे पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम लोग को ये पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से देखिए यहाँ मिट गया, मैं फिर से लिख दूं आपको। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वेपर प्रेशर। पहले मैं आपको ये बता दूं वेपर प्रेशर। देखो ये कंटेनर बनाया मैंने, ध्यान से देखिए, मिट गया, मैं दोबारा बना दूं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, याद आ गया? क्या बोलते हैं इसे, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं बेटा? जो यहाँ मॉलिक्यूल्स है जिसपे देखो हर तरफ ये हर तरफ, ठीक है सही बताया। देखो इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा, देखो चारों तरफ से फोर्स लग रहा, तो ये फ्री नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फ्री नहीं है बाहर निकलने के लिए। बट अगर मान लो हम इसकी बात करें, सरफेस की बात करें, तो सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल्स है, देखो इसमें केवल एक ही साइड में फोर्स लग रहा। देखो एक ही साइड में फोर्स लग रहा, सिर्फ नीचे की ओर, ऊपर तो खाली है, तो यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, हमने लिखा है सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट। सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, उसका रीजन ये है कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत लेसर है, बहुत कम है। ठीक है, दूसरा क्या है, मोर काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, दूसरे मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए जल्दी वेपोरेट हो जाएंगे। सबसे पहले कौन वेपोरेट होगा मुझे बताओ, ये सरफेस का वेपोरेट होगा या फिर ये वेपोरेट होंगे बल्क मॉलिक्यूल्स? कौन से मॉलिक्यूल्स वेपोरेट होंगे बताइए? सरफेस वाले होंगे बेटा। ठीक है, अब मान लो इसी को हम इसे बंद कर दें, इस तरह से क्लोज कर दें। मैं आपको पहले वेपोराइज प्रेशर बता दूं, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब आपको इतना पता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है, देखो ये जो सरफेस पे है, ये वेपोरेट होना चाहता है। क्यों? एक ही साइड में इसमें क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। वन साइड में देखो फोर्स लग रहा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये वेपोरेट होना चाहता है। देखो बट ये बंद है, ऊपर से हमने इसको क्लोज कर दिया है। ये था ओपन कंटेनर, ये है क्लोज कंटेनर। ठीक है, होगा क्या कि ये इवेपोरेट होना चाहेगा, बट ये ऊपर से बंद है, तो ये से क्या करेगा, कंडेंस कर देगा, कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा, यहाँ पर जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्या है आपका, वेपर प्रेशर है। याद रहेगा? याद रहेगा ना? बताइए। यस सर। अगर ये ओपन कंटेनर में होता तो ये डिक्रीज करता। ओपन कंटेनर में क्या होता है, ओपन कंटेनर में इसका वेट, लिक्विड का जो वेट है ओपन कंटेनर में, वेट ऑफ लिक्विड ये डिक्रीज करेगा। इसमें तो डिक्रीज नहीं कर रहा। देखो इसमें इसका वेट घटता है। अगर खुले बर्तन में अगर मैं किसी चीज को उबाल रहा हूं तो उसके पानी धीरे धीरे कम होते हैं, आपका लिक्विड कम होता है। बट इसमें देखिए इसको बंद कर दिया गया, ये क्लोज कंटेनर हो गया। तो यहाँ पर जो वेपर हमारा बन रहा है, दैट इज द वेपर प्रेशर। हमें इसी को स्टडी करना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अब इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़े नहीं थे इसलिए उनसे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही थी।
ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इसे स्लो बताएंगे इसलिए तो आराम से देखना। देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूट है ध्यान से देखिए, सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिला दिया है, ठीक है, और ये बन गया सॉल्यूशन। तो यहां पर जो हम 1 की बात करेंगे P1 या फिर इसका मोल फ्रैक्शन X1, ये सब के सब हम किसके लिए बात करेंगे बेटा, सॉल्वेंट के लिए, याद रहेगा, ये सॉल्वेंट के लिए, इसे भूलना मत। और अगर P2 की बात करते हैं या X2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा सॉल्यूट के लिए, ठीक है। जितने टू वाले होंगे सॉल्यूट के लिए, 1 वाले जो होंगे सॉल्वेंट के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर, यस सर। इसे भूलना नहीं, 1 वाला सब सॉल्वेंट और 2 वाला सब के सब सॉल्यूट। अब आप यहाँ देखो, इसमें क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूट है, मैं बड़ा आराम से बता रहा हूं देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए, तेजी में नहीं पढ़ाऊंगा। सॉल्यूट जो है ये होना चाहिए नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। अब आपको पता है कि नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जो इवेपोरेट नहीं होना चाहता, ठीक है, ये इवेपोरेट नहीं होना चाहता, वैसे सॉल्यूट हमने लिए है जो वेपोराइज नहीं होना चाहता, तो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में as the number of moles of solute के मोल्स को आप बढ़ा दीजिए। देखो सॉल्यूट के मोल्स को हमने बढ़ा दिया, किसमें, इन ए सॉल्यूशन में हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर, बेटा मुझे बताओ, क्या सॉल्यूट में हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, सॉल्यूट और बढ़ा दिए, सपोज मान लो कि आप यहाँ पर चावल बना रहे हो, इनकेस ये वेपोराइज हो रहा था, अब हमने क्या करा, जब आप इसे पका रहे थे हमने इसमें और चावल डाल दिए और सॉल्यूट मिला दिया, तो मुझे बताओ इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, जल्दी बताइए, कॉमन सा चीज है, डिक्रीज करेगा बिल्कुल सही कहा, डिक्रीज करेगा। तो एज द नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स को अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इसे इंक्रीज कर देंगे सॉल्यूशन में, तो इट्स वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका एक रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो रिलेशन यहाँ बताएं, अब इसे देखना ध्यान से रिलेशन को, ठीक है, इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। देखो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रॉल्स लॉ बता दूं। उन्होंने कहा था रॉल्स ने कि ये जो P है, प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने लिक्विड लिया था और हेनरी ने गैस पे संशोधन किया था, तो यहाँ पर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लगा दें, यहाँ 1 लगा दें, तो ये किसके लिए हो सकता है, मुझे बताइए, ये किसके लिए हो सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसके लिए सॉल्वेंट। वेरी गुड, सॉल्वेंट के लिए 1 वाला जितना लिखेंगे सब सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मैं P1 लिख रहा हूं और यहाँ पर इक्वल टू लगाया, अब इसे हटाने के लिए हमने यहाँ पर P1 नॉट लगा दिया, P1 नॉट यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया X1। बताइए लाइन क्लियर है? डेल्टा P का मतलब होता है कितना चेंज हुआ, देखो डेल्टा P का मतलब कितना चेंज हुआ, प्योर सॉल्वेंट में से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया, देखो डेल्टा P निकाल रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट माइनस P1। अब इसमें P1 की वैल्यू जो ये लाए हो ना, इसे यहाँ पर पुट कर दो, तो डेल्टा P इक्वल टू आपके पास आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट और X1। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आपको, क्लियर है? आगे बढ़ो, देखो डेल्टा P जब निकालेंगे, इसी से तो न्यूमेरिकल था जो कल आपसे बन नहीं रहा था, उसे फिर बनाएंगे न्यूमेरिकल्स को, P1 नॉट को आप कॉमन ले लो, 1 माइनस X1 आ जाएगा, और आपको इतना पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसकी वैल्यू 1 होती है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप XB की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस XA, आएगा नहीं। अगर मान लो यहाँ पर हम 1 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें बेटा, तो X2 जब निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या बढ़ा सकते हैं बताओ, X2 बढ़ा सकते हैं,
तो डेल्टा इक्वल टू P1 नॉट और यहाँ पर आ गया X2। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है आपको? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। एक एक लाइन देखना, कहाँ दिक्कत होगी मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, उसे फिर से समझाएंगे आपको। ठीक, यहाँ तक बन गया। अब थोड़ा देर के लिए देखो, X2 मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? तो मोल फ्रैक्शन पे थोड़ा सा आ जाए। देखो जैसे मान लो हमारा यहाँ पर N1 है, तो मोल निकालना तो आपको आता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इससे N1 निकल गया, A कंपाउंड है और यहाँ B कंपाउंड है, इसका कुछ मास गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है, तो आपने N1 निकाल लिया, यहाँ से N2 निकल गया। अब आप इसका मोल फ्रैक्शन X से निकालना चाहते हो तो पहले आप N1 को ऊपर लिखोगे डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ऐसे ही तो निकलता है मोल फ्रैक्शन। X2 इस तरफ निकालोगे तो ये हो जाएगा, N2 को ऊपर लिखिए डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये तो पढ़ा है 11th में, बोलिए पढ़ा है ना? तो यहाँ 2 की बात हो रही है। देखो मैं 2 को कैसे लिखूंगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट इस X2 की जगह मैं लिख रहा हूँ N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बताइए सही लिखा है? यस सर। नो सही है ना? अब देखो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू बैठा दूं, इसकी वैल्यू क्या थी? देखो ये वाला था P1 नॉट माइनस P1, देख लो यही तो था P1, ये मल्टीप्लाई में इसको उठा के इधर ले आओ तो ये डिवाइड में हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस और नो बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट ये सॉल्वेंट में घुल चुका है, सॉल्वेंट में घुल चुका है, तो हम यहाँ पर N2 को देखो यहाँ नेगलेक्ट करने जा रहे हैं इस नीचे में, तो हमने N2 को नेगलेक्ट कर दिया। इसको जब नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ गया, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू हमारे पास आ गया N1 बाई N2। सॉरी यहाँ पर N2 था ना, ऊपर में N2 लिखे, N2 बाई N1। क्लियर है? N2 बाई N1 इसके आगे बनाओ, देख लो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसे मैं दोबारा फिर लिखूं, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू N2 कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 2 की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर W2 लिखेंगे, वेट को W2 लिखेंगे और मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पर M2 लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? N2 को हमने W2 बाई M2 लिखा है और आपको पता है कि 2 वाला सॉल्यूट के लिए होता है और 1 वाला किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए। अब इसे लिखो, सॉल्वेंट के इसे लिए आप लिखो, ये आएगा आपका 1 की बात करेंगे यहाँ पर, तो W1 डिवाइड बाय M1। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर कुछ इस तरह से आ गया, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल टू W2 बाई M2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 यहाँ हो जाएगा और ये W1 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया? बताइए बेटा फॉर्मूला क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़े फिर। ठीक है, इसके आगे सेकेंड वाला देखें, फर्स्ट वाला आपको हो गया, मैं चारों थ्योरी पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। इसे मिटा दूं मैं? बताइए यस और नो, मिटा दूं? यस सर सर। यहाँ पे सर N2 नेग्लेक्ट कैसे हुआ सर? अच्छा N2 कैसे नेगलेक्ट हुआ? देखो यहाँ पर जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिला दिया गया तो अब सॉल्यूट है ही नहीं। जब आप चाय बना रहे हो, चीनी को आपने चाय में डाल दिया, अब वो चीनी रहा नहीं, अब वो बन गया है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन चुका। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लिया कि सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में इंक्लूड हो चुका है और सॉल्यूशन बन चुका है, तब हमने यहाँ के N2 को हटा दिया। ठीक है, तभी हमने इसे नेगलेक्ट किया है। समझ गया बेटा? ये आगे बढ़ूं, अब एक न्यूमेरिकल जिससे करा दूं पहले मैं, इसी से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल निकाल रहा हूँ। कल मैं जो बता रहा था वो किस पे बता रहा था? ना फ्रीजिंग पॉइंट पे था, वो इस पे नहीं था। मुझे बताइए इसमें हमने 2.9 न्यूमेरिकल बनाया है क्या? 2.9, चलो एक बार 2.9 बना लें ताकि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए।
तो 2.9 आप निकालिए, आपके पास अगर बुक है तो 2.9 कोई एक्सरसाइज, ये 2.9 निकालो बेटा, है आपके पास? तो मैं पढ़ रहा हूं, देखो अगर नहीं है तो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 298 K, एज 23.8 mmHg। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट लाइन से हमें मिल गया, हमें फर्स्ट लाइन से मिल गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर ये गिवन है, फर्स्ट लाइन में हमें मिल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दैट मीन्स प्योर की बात कर रहा है तो P1 नॉट। क्यों? ये आपका वाटर क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? जल्दी बताइए, वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉल्यूट है या सॉल्वेंट? के लिए 1 मैंने बोला लिखने के लिए, कॉपी लिखो। इसकी वैल्यू गिवन है 23.8 mm ऑफ Hg, ये गिवन है। अब इसके आगे वाला लाइन को पढ़ो, देखो फर्स्ट लाइन दिया था, वंस अगेन मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, 2.9 का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 298 K, 298 K पर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिस ये गिवन है। अब इसमें सुनो, अब इसमें 50 ग्राम यूरिया मिला दिया गया। 50 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CO NH2, ये इसमें मिला दिया गया। तो सोचो जब 50 ग्राम इसमें मिला दिया गया तो ये सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? बोलो, सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? 50 ग्राम इसमें मिला दिया गया वाटर में, सॉल्यूट होगा। तो ये बेटा वेट जो है ये W2 दिया हुआ है, तो W2 इक्वल टू हो गया 50 ग्राम। अब आप NH2CO NH2 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो ये सॉल्यूट है, तो यहां से आपको M2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? M2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना आएगा, निकालो मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बोलो, इसका कितना आएगा? 60, वेरी गुड, 60 ग्राम पर मोल आएगा। तो ये M2 हो गया। M2 इक्वल टू आपके पास आ गया 60। देखो वंस अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, दैट मीन्स वाटर की बात कर रहा है, तो ये सॉल्वेंट है, तो इसे हमने P1 नॉट लिखा है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में 50 ग्राम यूरिया उसमें मिला दिया गया, तो 50 ग्राम यूरिया मिलाया गया, दैट मीन्स इट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए वेट हम लोग W2 लिखते हैं, यूरिया का फार्मूला पता है, इससे जो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, क्योंकि ये आपका सॉल्यूट था इसलिए ये M2 हो गया। तो ये वैल्यू हमें मिल गया डेटा। देखो यहां तक डेटा में कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, क्लियर है डेटा? यहां तक सही है? यस और नो? देखो क्लियर है या नहीं बेटा, बताओ मुझे। अब वाटर चेक करो, वाटर कितना ग्राम लिया है, वाटर दिया होगा जरूर, कितने ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया? तो वाटर आपका 50, तो ये W1 हो गया। तो W1 इक्वल टू कितना, हाउ मच? 850। तो ये 850 ग्राम हो गया। ठीक है, क्यों 1 लिखा मैंने? 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, इसलिए हमने W1 लिखा। अब यहाँ से W2 निकालना वेरी सिंपल है, H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, आपको इसका वेट निकल जाएगा। सॉरी W ये लिख रहा हूँ, M1 क्यों? सॉल्यूट सॉल्वेंट है इसलिए, तो M1 कितना निकलेगा वाटर का, बताइए M1 कितना लिखूं? 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ निकल गया, जितना चाहिए था, जितना दिया है। अब क्या मांग रहा है आपसे, इसमें क्या निकालने के लिए बोला बेटा? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, दैट मीन्स आपसे P1 की वैल्यू मांग रहा है कि वेपर प्रेशर हाउ मच, ये मांग रहा है। देखो आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है? आप फार्मूला लिखो, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। W2 है 50 ग्राम और M2 है आपका 60। मैंने इधर लिख दिया डेटा को क्योंकि यहाँ बनाना है मुझे। ठीक है, अब फार्मूले पर आ जाइए। फार्मूला याद करो जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या लिखा था? चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो, W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसमें नेगलेक्ट नहीं कर रहा। देखो W1 बाय M1 ये हो गया N1 की वैल्यू, प्लस N2 निकालेंगे तो W2 डिवाइड बाय M2 लिख दिया।
अब इसमें इसकी वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पर 23.8 माइनस का P1, और ये नेगलेक्ट तभी करेंगे बेटा जब क्वेश्चन में हमें दिया होगा। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास वैसा कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने पूरा लिख लिया। देखो 23.8 माइनस P1 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी है 23.8 बैठा दिया इक्वल टू, अब यहाँ पुटअप कीजिए W2 कितना है बेटा 50 और M2 कितना है 60 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखिए यहाँ कितना है 850 850 डिवाइड बाय 18 प्लस का 50/60। अब मुझे बताइए इसे सॉल्व करके आप P1 नहीं निकाल सकते हो क्या? बताइए P1 की वैल्यू निकल जाएगी, चेक करो पहले। यस सर। निकल जाएगी ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, निकल जाएगी, देख लो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, एक नंबर का सॉल्व ले लूं मैं, उसके बाद एक नंबर का सॉल्व कर लें, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। मिटा दूं इसे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं मैं 2.7। चलो 2.7 आप निकालिए, एक्सरसाइज का 2.7, इसे भी बनाकर देख लें, एक बार चेक कर लें। 2.7 क्वेश्चन पढ़िए बेटा, इससे आपका थोड़ा हैंडी लॉ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैंडी लॉ पढ़े ही नहीं होंगे। बताइए, पढ़ो क्वेश्चन एक बार, थोड़ा सा रीड करना क्वेश्चन को, जल्दी करो रीड, पढ़िए 2.7 पढ़ो बेटा। एनीवन? नहीं? तो मैं पहले आपको, रुक जाओ, मैं पहले आपको हैंडी लॉ बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हैंडी लॉ से है, भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हैंडी ने क्या बोला था, ध्यान से सुनिए। हैंडी ने जो स्टेटमेंट बोला था मैं पहले वो लिख दूं। इन्होंने कहा था एज वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलाने की जो क्षमता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाता है। इन्होंने कहा था कि आप प्रेशर बढ़ा दो तो जो लिक्विड में जो ये है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड में, वो बढ़ जाएगा। इन्होंने पहले इतना ही बताया था। अब मैं थोड़ा सा डाल्टन पर आ जाऊं, डाल्टन ने क्या बताया, इन्होंने क्या सुधार किया, देखो डाल्टन ने क्या किया, ध्यान से देखना आप। उन्होंने यहाँ पे लिक्विड रखा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं रिवीजन कर दूं, देखो ठीक है, और यहाँ पे रखा पिस्टन, देखो पिस्टन इतनी दूर में रखा, ये पिस्टन है। तो आप सोचो ये जो एम्प्टी प्लेस है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर एयर होगा, होगा, बताओ, गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें भी है, तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाना चाहता है और यहाँ का मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। फिर उन्होंने दूसरे स्टेज में क्या किया, इस पिस्टन को और पुश कर दिया, लिक्विड आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स ज्यादा बनने लगे, लेकिन सेम प्रोसेस यहाँ भी मिला, ये पार्टिकल्स अंदर जाना चाहता है और ये बाहर आना चाहता है, ठीक है। अब देखो हेनरी ने ये किया कि भाई अगर आप इस पहाड़ पे चढ़ रहे हो, मैं बना दूं थोड़ा सा, ड्राइंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है आपकी तरह, अगर आप इस पे चढ़ रहे हो, ध्यान से देखो, अगर आप इस हाइट पे चढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, मोल फ्रैक्शन उसे इंडिकेट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। और जब ऑक्सीजन डिक्रीज कर गया तो जो सॉल्युबिलिटी है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज हो जाएगा तो डाइजेशन कम हो जाएगी, आप पहाड़ पे चढ़ोगे, आपकी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, होगा या नहीं होगा प्रोसेस बताओ। जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा, तो इससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, होगा या नहीं होगा, यस और नो बताइए। ठीक है, मैंने आपको स्कूबा ड्राइवर के बारे में बताया था, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। देखो स्कूबा ड्राइवर होता है जो समुद्र के नीचे जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं, ये अंदर गया, तो जब ये बाहर आता है, खुद सोचो कि जब आप बाहर में कोई इंसान खड़ा है तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है बेटा, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा,
बड़ा आराम से मूव कर रहा है। अब जब ये पानी के नीचे जाएगा तो इस पे वाटर का प्रेशर भी लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर इसकी बढ़ जाएगी। जब वो पानी के नीचे जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं उसे मैं एक्स मान लूं, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो जितने पार्टिकल्स उसकी बॉडी में जो गैस है, देखो अभी मैंने बताया था लिक्विड का बाहर आना चाहता है और स्पेस से ये अंदर जाना चाहता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो उसकी बॉडी से नाइट्रोजन यहाँ से हर जगह से निकलना चाहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत तेज पेन होगा, मैंने बताया था। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, BNDS, बेंच, बताया था, याद था? ठीक है, तो अपने आप को क्या करता है, एक मस्कुलर पेन रिलीफ महसूस करता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्होंने क्या किया, जो कंटेनर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन तो आपका है ही, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सब है, बताया था आपको। और इसमें इन्होंने क्या मिलाया, हीलियम मिलाया। हाउ मच हीलियम, कितना हीलियम मिलाया था, याद करो, भूल गए, कितना हीलियम मिलाया था बेटा? 11.2%। ठीक है, 11.2%। नाइट्रोजन कितना था, 56%। ऑक्सीजन कितना था, 32%। तो जब उन्होंने हीलियम 11.2% मिलाया तो उससे मस्कुलर पेन से बच गए। तो हेनरी ने यहाँ पर जो लॉ दिया, देखो वो लॉ क्या था, मैं एक बार बता दूं। डाल्टन ने बताया कि हर गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है, हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिफरेंट है, अलग है। इन्होंने अपने इसमें लॉ में क्या सुधार किया था, बता सकते हो इसका लॉ, याद है? एनीवन बताओ मुझे, याद है? फिर तो देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, इन्होंने बोला द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। देखो बस यहीं पर अंतर है, इन्होंने यहाँ पर गैस लिया, रॉल्स ने यहाँ पर लिक्विड लिया, बस बाकी सब प्रोसेस तो सेम है। देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस in a vapor state is directly proportional to the mole fraction. Is directly proportional to a partial pressure of a gas in its vapor state. Vapor state में होना चाहिए, is directly proportional to the mole fraction. रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने भी सेम चीज लिया, उन्होंने बताया द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, जहां गैस है वहां क्या लिया था, लिक्विड लिया था, याद आ गया आपको? ठीक है, यहाँ पर लिखा था हमने KH, KH क्या है भैया, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट, न्यूमेरिकल्स पे वापस आ जाएं। अब आपको हेनरी लॉ थोड़ा सा हमने याद दिला दिया, अब न्यूमेरिकल्स बनाया जा सकता है। 2.7 पढ़ो बेटा, 2.7 पढ़िए, एनीवन? 2.7 This solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and बेटा देखो क्वेश्चन अलग है, हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा, देखो बुक निकाल कर देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट लिखा होगा, मिला? 2.7 देखो बुक के अंदर का क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट चेक करो, मैं बुक निकाल रहा हूँ, बता दूं आपको। यस सर, मिल गया? अब आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्या क्वेश्चन पढ़िए अब आप। Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 K. ठीक है, KH की वैल्यू गिवन है, हाउ मच KH की वैल्यू बताना, 1.67 into 10 to the power 8 10 to the power 8 पास्कल दिया होगा, राइट? Yes sir, लिख दिया। yes sir. अब आगे पढ़िए क्या दे रहा है, Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda वाटर, हाँ, when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 K. ठीक है। अब आप देखो बेटा, ये जो बोतल होता है, ठीक है, तो या तो सोडा की बोतल ले लो या फिर कोई थम्स अप की बोतल ले लो, इसे हाई प्रेशर के जरिए से बंद किया जाता है, हाई प्रेशर, यहाँ प्रेशर हम लोग ज्यादा रखते हैं सर। हाँ सर आपने तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया था 2.7, सर ये कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? बुक के अंदर का बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर बता दो बेटा, पेज नंबर कितना है? 2.7 41 पेज नंबर मिलेगा, ये 43 से करा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जो इस तरफ के क्वेश्चन बीच में के उठा के बोर्ड में पूछे जाते हैं उससे भी तो बना ले। देखो KH की वैल्यू गिवन है, अब CO2 गैस का जो प्रेशर है
वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया बेटा, कितने पर पैक किया उसने, 2.5 एटमॉस्फेरिक पर पैक किया, बड़ा हाई किया, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसे हमें लाना है पास्कल में। तो कैसे लाएंगे पास्कल में, देखो अगर मान लो एटम में दिया हुआ है तो हम इसे लर्न कर लो, ये एग्जाम में डेटा नहीं देगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.013, ये वाला तो लर्न कर लो आप, 0.1325 इंटू 10⁵ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, जो गिवन डेटा होगा एटम वाली, उसको 1.01325 10⁵ से अगर आप इंटू कर दो तो ये पास्कल में चेंज हो जाएगा। मैं पास्कल में इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पास्कल में दी है, समझ गए यहाँ तक। इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो मैं कैलकुलेटर से निकाल दे रहा हूं इसे, ये आएगा 2.5, ठीक है, 333125, ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल, ये निकलेगा। देखो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, बताइए। कुछ नहीं था बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा था और इसका CO2 का प्रेशर दे रखा है, जितना हाई प्रेशर से उसने उसको पैक किया वो दे रखा है 2.5 एटम, तो हमने इसे चेंज कर दिया पास्कल में। ठीक है, अगर एटम में दिया हुआ हो तो उसे 1.01325 10⁵ से आप इंटू कर दो तो ये पास्कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हेनरी लॉ पास्कल में गिवन है, तो हमें जो प्रेशर निकालना है पास्कल में ही देना है। तो यहां तक हमने निकाल लिया। अब आपको हेनरी लॉ से पता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम यहाँ पर प्रेशर CO2 का अगर निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KH और इंटू X होता है, यस और नो, बताइए। यहां से होगा या नहीं होगा, चेक करके बताओ। X की वैल्यू हम निकाल लें, X मतलब मोल फ्रैक्शन, हाउ मच मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो X निकालने के लिए PCO2 है, इसको आप डिवाइड कर दो KH से, ये दोनों वैल्यू आपको पता है। देखो इसकी वैल्यू आपने निकाली है 2.533125 इंटू 10⁵ और KH की वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10⁸, तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया भाई, CO2 का निकाल लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये डेटा याद रखना, ऐसे याद रहेगा ही। अब देखो, अब मुझे निकालना है, ध्यान से देखो आप, अब यहाँ पर X की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 0. मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया, 0.00152 ये आ जाएगा, राइट। अब देखो मोल फ्रैक्शन X जब हम निकालेंगे CO2 का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो CO2 के मोल ऊपर लिखे जाएंगे या नहीं बताओ। CO2 का मोल ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय CO2 का मोल और H2O का मोल, तो NCO2 प्लस NH2O लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे, CO2 का मोल ऊपर डिवाइड बाय CO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्लियर है, जल्दी बताओ। अब सुनो बेटा, यस सर। सोडा वाटर में, Yes, sir. तो आप सोडा वाटर में ध्यान से सुनो, सोडा वाटर में ये तो हमें दिखाई नहीं देता, मुझे बताओ, सोडा वाटर की एक बोतल खरीद के लाओ और आपको ये बोला जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लो, निकाल लोगे आप, बताइए निकाल लोगे? नहीं ना, नहीं निकालोगे ना, ये तो वाटर में इंक्लूड है ना, तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे हम। देखो क्योंकि ये इसमें घुल गया है, यहाँ आपको याद रखना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर में इंक्लूड है, ये घुला हुआ है, हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते, इसे नहीं कर सकते। ये तो दिखाई दे रहा हमें, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये लुप्त है, डिसअपियर है, ठीक है, डिसअपियर हो चुका मतलब घुल चुका, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा NCO2 डिवाइड बाय NH2O। बताइए ये लाइन क्लियर हुआ आपको, क्यों हमने इसको नेग्लेक्ट किया? NCO2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ो, जल्दी बताओ, बढ़ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. देखो वाटर का मोल निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे वाटर का मोल? तो NH2O जब निकालना चाहते हो आप, तो गिवन मास कितने ग्राम वाटर में मिलाया, पहले ये देखो क्वेश्चन में, हाउ मच ग्राम, कितने ग्राम में मिलाया है, चेक कीजिए क्वेश्चन को। 500, तो ये हमने 500 गिवन मास लिख दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट H2O का हाउ मच कितना होता है? 18।
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपने H2O का निकाल लिया, H2O का डिवाइड मारना बेटा कितना आएगा, आ गया कैलकुलेटर यार, 18 27.78 इतना मोल ऑफ वाटर निकल गया। बताइए यहाँ तक समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं बेटा, बोलो NCO2 निकालना है, यहाँ तक समझ गए आप? या सोच बताते जाओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इतना ही समझाऊंगा दोबारा भी। Yes बोलो, sir, yes समझ गए? sir. ठीक है, अब आप Yes देखो sir. यहाँ तक समझ- आपने जो x लिखा था, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा था, दोबारा लिख दूं, ये लिखा था आपने NCO2 डिवाइड बाय NH2O, ये लिखा था, ठीक है। x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू यहाँ से हमने सॉल्व करके निकाल लिया था, यही तो निकाला था x की वैल्यू, उससे पहले क्या निकाला था x की वैल्यू, 0.00152 00152 निकाला था, सही कहा। ये छोड़ दो, NCO2 छोड़ दीजिए आप इसे, ये निकल जाएगा, और ये आप निकाल चुके हैं, हाउ मच कितना निकाला, 27.78। इससे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकल गई, NCO2 निकल गया, बताओ यहाँ तक निकला या नहीं? NCO2 जब आप निकालोगे यहाँ से तो मैं कितना आएगा, हाउ मच आएगा, सॉल्व किया ऐसे 0.042 आ जाएगा, ठीक है, इतना मोल निकल गया। बताओ यहाँ तक समझ गए, जल्दी बताइए। Yes sir. समझ गया बेटा? Yes sir. अब देखो CO2 Yes, sir. CO2 कितना घुला है, ये CO2 कितना घुला है, हाउ मच CO2, तो CO2 कितना घुला, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, हाउ मच मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, जल्दी बताओ, 9th क्लास के बच्चे बता देते हैं CO2 का तुरंत, 44 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ CO2, ये कह रहा है कि 500 ml की जो बोतल है, ठीक है, उसमें CO2 कितना घुला है, दैट मीन्स क्वांटिटी आपसे पूछा जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ CO2 कितना घुला है, कितने में भाई, 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर में हाउ मच CO2 इज इंक्लूड, क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको पता है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला, कितना निकाला था NCO2 बेटा, NCO2 की वैल्यू 0.042 निकाली थी या नहीं? इसको आप 44 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी आपकी निकल जाएगी, क्वांटिटी हाउ मच, यह आ जाएगा 1.848 ग्राम, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था 500 ml वाटर में CO2 कितना घुला हुआ है, तो भाई इतना ग्राम घुला हुआ है, समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था अगर आप एक गिलास पानी पीते हो, बताओ बेटा, एक गिलास पानी पीते हो तो इस एक गिलास वाटर से आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन, मुझे बताइए कितने ऑक्सीजन इंक्लूड है, 1 ग्लास 3 ml. कम क्वांटिटी में होता है 3 ml। तो जब हम सोडा वाटर बाहर से खरीद के ला रहे हैं, सोडा की बोतल ला रहे हैं, तो सोडा की बोतल जो हमारा है उसमें CO2 कितना घुला हुआ है बेटा, 1.48 घुला हुआ है, 1.48 ग्राम घुला हुआ है, समझ में आ गया आपको? मुझे बताइए, ये न्यूमेरिकल समझ गए आप? Yes sir. आगे Yes बढ़ो, sir. एक क्वेश्चन और हो सकता है, Yes, sir. आगे बढ़ जाओ, ठीक है, चलो यहाँ तक अब आप समझ गए। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो हमें बताइए, हम आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक क्वेश्चन और देखिए इस बार एक्सरसाइज का, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही लॉ भी आपको मैंने पढ़ाया दोबारा रिवीजन में, ठीक है, और वेपर प्रेशर वाली लॉ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना लें, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप एक चीज याद रखिए, इसके बाद अगर आप IIT का एग्जाम देते हो या नीट का देते हो, जो भी आपका लक्ष्य रहा हो, उसमें थ्योरी कम पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए NCERT के एक्सरसाइज को तो पूरा लगा ही लीजिए। इसके एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन है ये भी आपसे बनना चाहिए, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो तो, और सिर्फ पास करना चाहते हो तो फिर जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, आपकी मर्जी। देखो 2.17 बना लें आप, चलो 2.17 क्वेश्चन पढ़िए, 2.17 को एक जल्दी से निकालो, 2.17 मिल गया? The vapor pressure. हाँ 2.17 देखो यहाँ मिलेगा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, ये है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़िए, पढ़ो बेटा। The vapor pressure is 12.3 kilopascal at
300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. ओके ठीक है। अब यहाँ पर हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, कितना मोल वाटर में है, तो इसे तो आप लर्न कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। अगर लर्न नहीं कर सकते तो आपको मेरी तरह निकालना पड़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल, ठीक है, प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, ठीक है, इन 1000 ग्राम ऑफ लीटर, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल है वाटर के। इसे तो रट जाओ आप, अगर आप नहीं रट सकते तो आप निकालना पड़ेगा बेटा। 1000 हो गया इसका गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ आपका थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा, इससे बढ़िया ऐसे लर्न कर लो, हर बच्चा रट जाता है। 55.56, ठीक है, 55.56 मोल होता है, ये तो लर्न कर लो आप, ताकि आपको डिवाइड ना करना पड़े बार बार। 1000 ग्राम में वाटर के जो मोल है वो 55.56 मोल होते हैं, समझ में आ गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन में निकालना चाहता हूं सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के लिए मैंने बताया 2 से डिनोट करेंगे, 2 सॉल्यूट के लिए होगा। तो X2 जब आप निकालोगे तो ध्यान से देखो कितना दिया उसका, देखो ध्यान से पढ़ना। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल्यूट की बात कर रहा 1, सॉल्यूट है 1। हम यहाँ पर n देखो, इसको जब 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिखा, 1 प्लस 55.56, ये 1 क्यों लिया, कौन बताएगा मुझे 1 क्यों लिया मैंने। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को ध्यान दो, सॉल्यूट कितना है, 1 मोलर है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वाला ऊपर लिखेंगे। अरे भैया मेरे X2 निकालोगे तो N2 ऊपर आता है, N1 प्लस N2 यही तो होता है, तो N2 ऊपर में 1 दिया हुआ है। देखो हमने यहाँ पर N2 1 लिखा और N1 हमारा ये हो गया, ये N1 हुआ। क्यों N1 हुआ, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट वाला N1 होगा, ये N1 की वैल्यू हो गई। और N2 गिवन है, N2 आपका 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.56। बताओ ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। ये लाइन समझे क्यों लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे, क्लियर है। जब आप वन का समझ में नहीं आई, 1 मोलर सॉल्यूशन 0.0177, ठीक है नहीं, ठीक है अभी आ जाएगा। देखो फिर से आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, 1 मोलर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो 1 मोलर सॉल्यूशन लिखा है या नहीं, चेक करो। यस सर, यस सर लिखा बेटा है। तो यहाँ पर 1 रखा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट दे रखा, मोलर बोला है, ठीक है मोलर। ये 1 जो दिया हुआ है ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्यूट के लिए 1 दे रखा है, सॉल्यूट के लिए ये घुला हुआ है उसमें सॉल्यूट के लिए, इसलिए हमने 1 लिखा। तो मैंने आपको बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिए, सॉल्यूट को X2 से डिनोट करेंगे, तो सॉल्यूट का ऊपर में लिखेंगे मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोल प्लस वाटर का, तो वाटर का हो गया 55.56। अब बताओ अब समझ में आएगा। तो X2 आपका कितना निकला, यस सर, 0.0177। बताइए यहाँ तक समझ गए आप, यस और नो, बताते जाओ। यस Yes, सर। yes, sir. ठीक है, अब देखो P1 नॉट दिया हुआ है, P1 नॉट थोड़ा सा चेक करके बताना, हाउ मच P1 नॉट। P1 इंडिकेट करता है सॉल्वेंट को, बार बार मैं बता रहा हूँ 1 वाला सॉल्वेंट को, तो P1 नॉट की वैल्यू हाउ मच, कितना दिया है चेक करो, कितना दिया भैया, 12.3 के पास्कल। 12.3 ये दिया हुआ है, देख लिया, ठीक है। अब फार्मूला बैठाऊं मैं, चलो अब फार्मूला बैठाएं। यहाँ तक अब आप समझ गए कि आपको इसमें क्या गिवन था। अब फार्मूला बैठाइए फिर से, जो अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू, ब्लर वाली रुक जाओ आ जाएगी 2 मिनट में, फिर N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फार्मूला अभी पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था बेटा, बैठाओ इसमें वैल्यू, जल्दी बोलो। तो Yes, ये sir. की वैल्यू आप बैठा दो 12 Yes, sir. यस सर, माइनस डिवाइडेड बाय 12.3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 0.0177 निकाला था, चेक करो। N1 प्लस Yes, N2, sir.
N1 प्लस N1 प्लस N2 कितना आएगा? जल्दी बताओ, देखिए कौन बताता है N1 प्लस N2, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। 56.56. हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल्स को फिर से ध्यान से देखो। 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है कि N1 प्लस N2 दोनों मिलकर 1 हो रहे हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर सीधे 1 बैठाओगे। N1 प्लस N2 यहाँ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में 1 मोलर सॉल्यूशन लिख रखा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर 1 बैठाएंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके P1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। निकल जाएगा P1? बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई से P1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? यस और नो? हो जाएगी? यस सर। ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल लेना। बेटा देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लास मिस मत करो। इसमें बच्चे कितने जुड़े मैं बता दूं आज आपको। बच्चे कम जुड़ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, रिटर्न में आ रहा हूँ। बच्चे जुड़ रहे हैं 43। आप सोचो 43 में नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कल फिर जुड़ेंगे, बोलेंगे सर फिर से पढ़ाओ। तो आप पर डे जुड़ो, मैं ये थ्योरी आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, मुझे पता है। और अगर क्लियर एक बार में नहीं होता है, 2 बार में होगा, लेकिन होगा बहुत अच्छे। कल हम लोग इसके आगे 3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और नेक्स्ट डे कल भर मैं ये बताऊंगा आपको रिवीजन में। उसके बाद जो बच जाएगा, छूट जाएगा, वो करेंगे आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स। मैं परसों से स्टार्ट करने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स। और आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्लास को बंक मत मारना अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स समझना है तो। ठीक है, कल मैं इसे एक बार और रिवीजन करा दूंगा तीनों। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, और जब केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो जाएगा देन हम वापस इस पे आएंगे। ठीक है बेटा, तो आपका टाइम ऊपर हो गया, मैं रख दे रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ लो आप। ठीक है, जय हिंद। जैन सर।